ये है श्वेरर गुस्ताव, जिसे डोरा भी कहा जाता था। ये हिस्ट्री में कॉम्बैट में यूज की गई सबसे बड़ी तोप है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान इसका इस्तेमाल सोवियत बंकर्स और किलाबंदी तोड़ने के लिए किया गया था। ये वेपन इतना बड़ा था कि इसे ले जाने के लिए 5 अलग ट्रेन्स चाहिए होती थीं और इसे काम में लाने के लिए 4000 से ज्यादा लोग। सिर्फ फायरिंग पोजीशन तैयार करने में ही 6 हफ्ते लग जाते थे। आर्मर पियर्सिंग गोले इतने बड़े गड्ढे बनाते थे कि पूरी बिल्डिंग्स उसमें समा जाएं। हाई एक्सप्लोजिव गोले जमीन में 10 मीटर अंदर जाके फटते थे। हमने डोरा को डिटेल में रिक्रिएट किया है ताकि उसकी ताकत दिखा सकें और ये समझा सकें कि ये तोप जर्मन्स के लिए कामयाब क्यों नहीं रही। मेरा नाम है डेविड वेब और ये है ब्लू पॉ प्रिंट। श्वेरर गुस्ताव यानी हेवी गुस्ताव एक रेलवे गन थी जिसे क्रुप कंपनी ने गुस्ताव क्रुप की लीडरशिप में बनाया था। जब ये तोप पूरी तरह जोड़ी जाती थी तो उसकी टोटल लंबाई 155 फुट 2 इंच यानी 47.3 मीटर होती थी। ये लगभग 8 M4 शर्मन टैंक्स को एक के पीछे एक खड़ा करने जितनी लंबाई है। सिर्फ बैरल की लंबाई 106 फुट 8 इंच यानी 32.5 मीटर थी। तोफ का कैलिबर 31.8 इंच यानी 807 मिलीमीटर था। बैरल के अंदर राइफलिंग थी और शुरू में राइफलिंग की गहराई लगभग 0.4 इंच यानी 1 सेंटीमीटर थी, लेकिन लगातार फायरिंग के बाद घिसाव की वजह से कैलिबर बढ़कर 32.2 इंच यानी 817 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया। गाड़ी की चौड़ाई 30 फुट 4 इंच यानी 7.1 मीटर थी। मतलब तोफ को खड़े होने के लिए 2 जोड़ी पैरेलल रेल ट्रैक्स चाहिए थीं। लोडिंग पोजीशन में बैरल नीचे करने पर तोफ की ऊंचाई 38 फुट 1 इंच यानी 11.6 मीटर होती थी। ये लगभग 4 M4 शर्मन टैंक्स को एक के ऊपर एक रखने जितना ऊंचाई है। सिर्फ बैरल असेंबली का वजन 400 टन था और तोफ का टोटल वजन 1350 टन था। ये एक पूरी भरी हुई पैसेंजर ट्रेन से भी ज्यादा है। तोफ को हिलाने के लिए इसे लगभग 25 मुख्य हिस्सों में तोड़ना पड़ता था। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। तैनाती की शुरुआत 4 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स बनाने से होती थी। बीच की 2 ट्रैक्स टोप के लिए थीं और बाहरी 2 ट्रैक्स आडल्ट वेरकी की गैंट्री क्रेन्स के लिए थीं जो बड़े हिस्सों को उठाकर सही जगह रखती थीं। चारों ट्रैक्स के नीचे स्लीपर्स बहुत पास पास लगे थे और उन्हें लोहे की जालियों से मजबूत किया गया था ताकि फायरिंग के वक्त होने वाले भारी रिकॉइल को एब्जॉर्ब किया जा सके। असेंबली एक खास ऑर्डर में होती थी और एक साथ लगभग 250 लोगों की जरूरत होती थी। पहले बाएं और दाएं चैसी के दोनों हिस्सों को 4-4 5 एक्सल बोगीज पर जोड़ा जाता था। मतलब टोप 40 एक्सल यानी 80 पहियों पर चलती थी। ये पूरा होने के बाद चैसी के बीच में सेंट्रल कनेक्शन और माउंटिंग पीस लगाया जाता था। फिर गन क्रेडल को माउंटिंग पर फिट किया जाता था। गन क्रेडल 2 ट्रेनियंस पर टिका था जो ऊपर वाली कैरेज बीम्स के बीच में थे। इसके बाद बैरल को सहारा देने वाली जैकेट ट्यूब को क्रेडल में सेट किया जाता था। बैरल 2 मुख्य हिस्सों से मिला था जिन्हें बीच में एक बड़ा थ्रेडेड कपलिंग नट से जोड़ा जाता था। बैरल का पिछला आधा हिस्सा जैकेट ट्यूब में ढका होता था। क्रेडल के चारों तरफ 4 रिकॉइल सिलेंडर्स 2 जोड़ों में लगे थे ताकि भारी रिकॉइल फोर्स को फैलाया जा सके और कैरेज पर दबाव कम हो। आखिर में ब्रीच ब्लॉक को उसकी जगह पर लाकर लगाया जाता था। पीछे की तरफ एक लोडिंग प्लेटफॉर्म कैरेज में लगा था। इसमें गोले और चार्जेस उठाने के लिए 2 हॉइस्ट थे। सारी मशीनरी चलाने के लिए एक अलग पावर यूनिट थी और एक सेंट्रल लोडिंग ट्रे थी जिसमें पावर ड्रैमर लगा था। तोप को ऑनबोर्ड डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर से बिजली मिलती थी। 1350 टन के इस वेपन को स्लो करने के लिए आगे के बोगीज पर लेलकार हैंड ब्रेक्स लगे थे। कैरेज पर बड़े जैक पैड्स लगे थे। फायरिंग से पहले इन्हें नीचे किया जाता था ताकि रिकॉइल फोर्स सीधा जमीन में जाए और पहिए के एक्सल्स पर दबाव कम हो। जैक पैड्स ने फायरिंग के दौरान तोप को सीधा या उल्टा खिसकने से भी रोका। इस बड़ी तोप ने मेनली 2 तरह के गोले दागे: गोले, चार्जेस और परफॉर्मेंस। हाई एक्सप्लोजिव गोला यानी स्प्रिंग ग्रेनेड दोनों में से हल्का था। सारे चार्जेस मिलाकर पूरी असेंबली की लंबाई 27 फुट 1 इंच यानी 8.26 मीटर थी। ये लगभग एक क्लासिक लंदन डबल डेकर बस की लंबाई के बराबर है।
गोला खुद 11 फुट 4 इंच यानी 3.45 मीटर लंबा था और उसका वजन 10,600 पाउंड यानी 4,800 किलोग्राम था। गोले का बॉडी स्टील का बना था। गोले की नोक पर सिलुमिन से बना एक बैलिस्टिक कैप लगाया गया था। सिलुमिन एक एल्यूमिनियम एलॉय है। ये कैप बेटर एरोडायनामिक्स देता था, हवा का रेजिस्टेंस कम करता था और गोले को ज्यादा दूर तक जाने देता था। कैप गोले के ऊपर वाले हिस्से में लगे नोज फ्यूज को ढकता था। डट शॉट के खतरे को कम करने के लिए गोले के बेस में एक दूसरा फ्यूज भी लगाया गया था। एक्सप्लोजिव चार्ज में हेक्सोजन और नाइट्रोग्वानिडीन के टुकड़े थे। एक्सप्लोजिव चार्ज का वजन लगभग 882 पाउंड यानी 400 किलोग्राम था। हेक्सोजन फ्यूज के चारों तरफ रखा जाता था ताकि फ्यूज के फटने पर पहले हेक्सोजन फटे। इससे नाइट्रोग्वानिडीन में भी धमाका होता था, जो झटके के प्रति कम सेंसिटिव था। सिंटर्ड आयन से बने 3 जोड़ी ड्राइविंग बैंड्स गोले के चारों तरफ लिपे गए थे और उनके पीछे एक सॉफ्ट आयन सीलिंग रिंग लगी थी। ये बैंड्स बैरल के अंदर राइफलिंग यानी स्पाइरल खानों को पकड़ते थे, जिससे गोला आगे बढ़ते हुए घूमता था। इन्होंने गोले के पीछे प्रोपेलेंट गैसेस को भी सील किया। मैक्सिमम पाउडर चार्ज के साथ गोला लगभग 2700 फुट पर सेकंड यानी 820 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता था, जिससे ये लगभग 29 माइल्स यानी 47 किलोमीटर की मैक्सिमम दूरी तय कर सकता था। टकराने के बाद गोले पैक्ड मिट्टी में लगभग 29 फुट यानी 12 मीटर चौड़े और 12 मीटर गहरे गड्ढे बनाते थे। आर्मर पियर्सिंग गोला यानी पैंजर ग्रेनाटे भारी था और इसे पेनिट्रेशन के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे कभी कभी कंक्रीट बस्टिंग शेल भी कहा जाता था। पूरी असेंबली की लंबाई 22 फुट 3 इंच यानी 6.79 मीटर थी और वजन 15,700 पाउंड यानी 7,100 किलोग्राम था। ये लगभग P-47D थंडरबर्ड फाइटर प्लेन जितना भारी था। इसका बाहरी रूप एक्सप्लोसिव गोले जैसा था, लेकिन बैलिस्टिक कैप के नीचे एक छुपी हुई सख्त नोक थी। एक्सप्लोसिव गोले के उलट इसमें सिर्फ बेस में एक ही फ्यूज था। इससे कंक्रीट और आर्मर को बेहतर तरीके से भेदने के लिए नोक की स्ट्रक्चर मजबूत रहती थी। एक्सप्लोसिव मटेरियल लगभग 441 पाउंड यानी 200 किलोग्राम थी। हाई एक्सप्लोसिव गोले की तरह इसमें भी हेक्सोजन और नाइट्रोग्वानिडीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कम मात्रा में। आर्मर पियर्सिंग गोले की दीवारें मोटी थीं, जिससे अंदर एक्सप्लोसिव्स के लिए कम जगह बचती थी। मैक्सिमम पाउडर चार्ज के साथ ये गोला लगभग 2400 फुट पर सेकंड यानी 720 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता था और इसका मैक्सिमम रेंज लगभग 23.6 माइल्स यानी 28 किलोमीटर था। टेस्ट रिजल्ट से पता चला कि ये गोला 33 फीट यानी 10 मीटर कंक्रीट, लगभग 3.3 फुट यानी 1 मीटर आर्मर प्लेट या 23 फीट यानी 7 मीटर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भेद सकता था। ये तोप लंबी दूरी की सीज के लिए बनी थी, सीधी फायर के लिए नहीं। दोनों गोलों की रेंज इतनी थी कि वे जिब्राल्टर की स्ट्रेट के पार भी मार कर सकते थे। इन्हें नाइट्रोसेल्युलोज स्मोकलेस पाउडर से बने प्रोपेलेंट चार्ज से दागा जाता था। मेन चार्ज का वजन 2028 पाउंड यानी 920 किलोग्राम था और इसे एक परकशन प्राइमर से लैस स्टील या ब्रास केसिंग में रखा जाता था। 2 एडिशनल बैग्ड चार्जेस भी जोड़े जा सकते थे, जिससे टोटल पाउडर लोड आर्मर पियर्फिंग गोलों के लिए लगभग 4080 पाउंड यानी 1850 किलोग्राम और हाई एक्सप्लोसिव गोलों के लिए लगभग 4387 पाउंड यानी 1990 किलोग्राम हो जाता था। तोप लगभग 45 डिग्री से 65 डिग्री तक के एंगल पर फायर कर सकती थी। निशाना साधना। हर शॉट के लिए क्रू बैरल को लगभग 10 डिग्री या उससे कम की लगभग सीधी पोजीशन में नीचे करता था। इससे क्रू ब्रीच तक पहुंच सकता था और तोप को सेफली लोड कर सकता था। तोप को बाएं या दाएं निशाना लगाने के लिए कोई घूमने वाला टर्रेट नहीं था। इसके बजाय पूरा वेपन ट्रैक के एक घूमा हुआ हिस्से पर टिका था। 2 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स तोप को इस घुमाव के साथ आगे पीछे ढकेलते और खींचते थे जब तक बैरल टारगेट की तरफ ना हो जाए। जब तोप अपनी पोजीशन के करीब होती थी तो कुछ एक्सेल्स पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर्स छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करते थे। जब तोप नहीं चल रही होती थी तो लोकोमोटिव्स वेपन को बिजली भी सप्लाई कर सकते थे। क्रू तोप को ट्रैक्स के साथ लगभग 0.4 इंच यानी 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ लगाता था।
इससे वे बैरल को ठीक वहां अलाइन कर सकते थे जहां फायरिंग कैलकुलेशंस बताती थीं। गोले और प्रोपेलेंट के हिस्सों को पीछे की ट्रैक्स पर खड़े एम्यूनेशन वाहनों से 2 लिफ्ट्स के जरिए लोडिंग प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता था। लोडिंग और फायरिंग। गोले को सेंट्रल लोडिंग ट्रे पर रखा जाता था और पावर ड्रैमर द्वारा चेंबर में धकेला जाता था। इसके बाद बैग चार्जेस आते थे, फिर मेन चार्ज वाली कार्ट्रिज केस। इससे ब्रीच सील हो जाती थी और इग्निशन मिलती थी। सब कुछ लोड हो जाने के बाद ब्रीच को बंद करके लॉक कर दिया जाता था। क्रू बैरल को फायरिंग एंगल तक उठाता था, जबकि एम्यूनिशन व्हीकल्स तोप के पीछे से दूर चले जाते थे। फिर क्रू फायरिंग से पहले तोप से कम कई 100 मीटर दूर कवर्ड पोजीशंस में चला जाता था। एक बार फायर का ऑर्डर मिलने पर फायरिंग मैकेनिज्म को दूर से एक्टिवेट किया जाता था। एक इलेक्ट्रिकल स्ट्राइकर केसिंग के नीचे लगे प्राइमर को मारता था और चार्ज को जलाता था। जब तोप दागी जाती थी तो धमाका बहुत भारी होता था। शॉक वेव से कई किलोमीटर दूर बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूट जाती थीं। आवाज इतनी तेज थी कि 22 माइल्स दूर तक सुनाई देती थी। आसपास की पहाड़ियों में मौजूद सोवियत पार्टिजन समझते थे कि जर्मन्स एक्सप्लोजिव से खुदाई का काम कर रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि ये आवाज आर्टिलरी फायरिंग की थी। एक बार फायर होने के बाद क्रू तोप पर वापस आता था और बैरल को वापस लोडिंग पोजीशन में नीचे किया जाता था। ब्रीच खोला जाता था और खाली केस को बाहर निकाला जाता था और लिफ्ट पर वापस नीचे भेजा जाता था। कई किलोमीटर दूर एक बंधे हुए बलून में मौजूद ऑब्जर्वर्स देखते थे कि हर गोला कहाँ गिरा। वे फिर गन क्रू से कांटेक्ट करते थे जिससे वे निशाना एडजस्ट कर सकें। अच्छे हालात में एक ट्रेन्ड क्रू के साथ फायरिंग की रफ्तार लगभग हर 19 मिनट में एक राउंड थी। क्रू ऑपरेशंस। असली जंग की हालात में राउंड्स के बीच का वक्त 45 मिनट तक खींच जाता था। दौरा का सबसे बिजी दिन सिर्फ 16 राउंड्स का गवाह बना, इसके बावजूद कि इसमें बहुत ज्यादा लोग और रिसोर्सेज लगे थे। ये थियोरेटिकल मैक्सिमम रेट से बहुत कम था। रेल बेड और फायरिंग कर्व को रिकॉयल से होने वाले नुकसान की वजह से कभी कभी तोप को कई दिनों की मजबूरी ब्रेक लेनी पड़ती थी। कभी कभी गोले की ताकत ट्रैक्स के नीचे की जमीन को 2 से 3 इंच यानी 5 से 7 सेंटीमीटर दबा देती थी, जिससे ट्रैक्स नीचे बैठ जाती थीं और अगली फायरिंग से पहले इन्हें ठीक करना पड़ता था। कॉम्बैट में इस्तेमाल। डोरा का मशहूर कॉम्बैट यूज जून 1942 में क्राइमिया में सेवास्टोपोल की जर्मन सीज के दौरान हुआ। इसके टारगेट्स में से एक था सुखार्निया बाल्का का अंडरग्राउंड एम्यूनिशन डिपो, जिसे जर्मन्स ने व्हाइट क्लिफ्स नाम दिया था। सही टारगेट पर लगने पर तबाही बहुत ज्यादा होती थी। एक गोले ने पियर और एंट्रेंस को बर्बाद कर दिया, ऊपर की जमीन ढा दी, पास की स्ट्रक्चर्स को नष्ट कर दिया और यहां तक कि ब्लास्ट के करीब लंगा डाले एक छोटे स्टीमर को भी पलट दिया। बैरल के घिसाव की वजह से एक्यूरेसी बहुत खराब हो गई। एक घिसे हुए बैरल के मुआयने के बाद लगभग 300 राउंड्स का असली अंदाजा घटाकर सिर्फ 100 राउंड्स कर दिया गया। ये तो बहुत महंगी थी। इसका खर्चा लगभग 1 करोड़ राइक्समार्क्स था, जो 215 सेंटीमीटर हैवी हावित्जर्स, 40 काइगर 1 टैंक्स या लगभग 2000 V1 फ्लाइंग बॉम्ब्स की कीमत के बराबर था। टेक्निकली इम्प्रेसिव होने के बावजूद ये तो प्रैक्टिकली बहुत ही बेकार साबित हुई। ये तैनात करने और दागाने में धीमी थी और बहुत कम शॉट्स और उससे भी कम सही निशान के लिए बड़ी जनसंख्या की जरूरत थी। सेवास्टोपोल में सिर्फ 10 गोले ही टारगेट के 225 फुट यानी 68 मीटर के दायरे में गिरे। इसके अलावा 5 ट्रेन्स को ले जाना और 6 हफ्ते की तैयारी बिना एलाइज की नजर में आए करना नामुमकिन काम था। ये तोप उस तरह की लड़ाई के लिए बनी थी जो इसके काम में आने तक खत्म हो चुकी थी। डोरा को तोड़ दिया गया और कभी भी पूरी तरह वापस नहीं पाया गया। युद्ध के बाद हिस्से बिखर गए और रद्दी में छोड़ दिए गए। इसका कोई भी पूरा एग्जाम्पल आज मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई गलती नजर आए या आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं।